बेटा आप काइंडली अपने आप सब ना अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, मैं सिर्फ अबू बकर को अनम्यूट रखता हूँ। अबू बकर, इसमें सिर्फ आप अनम्यूट है। अच्छा, बेटा बस स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जो मैंने लेक्चर आपको कल सेंड किए थे, उसमें से फर्स्ट पेज जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जी बेटा, शेयर हो गया? जी जी। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि टीच योर सेल्फ टाइप लेक्चर हो, कि मोस्टली आप लेक्चर को जस्ट रीड करके अंडरस्टैंड कर लें। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं जूम पे आपकी क्लास लूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रहा हो, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको पहले से समझ हो और आपने जहन में बनाया हुआ है कि हाँ मुझे समझ नहीं आई, तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। बेसिकली बेटा बायोसोवल लॉ की ये एक और एप्लीकेशन है। आपके पास एक मैंने यहाँ पे ये डायग्राम, ये बात समझ आ रही है बेटा? ये डायग्राम शो किया, एक सर्कुलर लूप है जिसकी इंटायर लेंथ सी है और इसमें से स्टेडी करंट आई काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप और सेंटर इस सर्कुलर लूप के सेंटर से डी डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। और अगर मैं कहता हूँ कि सी इज द एंटायर लेंथ ऑफ द लूप, तो मेरी मुराद ये है, आपको पता है कि एंटायर लेंथ ऑफ दिस लूप दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बेटा आपको थ्योरी में इतना पता है कि हमने करना क्या है कि इस सारे लूप को, इस करंट लूप को हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करना है और एक सिंगल करंट एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, हम पॉइंट पी पे लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें उस डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना होता है ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द लूप, सो दैट आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए। मसलन यहाँ पे मैंने इस फिगर को डिटेल से ड्रॉ किया है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कि मैंने इसे स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड किया है। मैं आपको स्पॉट से शो करता हूँ। ये ये मैंने स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया, उनमें से एक लेंथ एलिमेंट मैंने ये ले लिया है। दिस इज द स्मॉल लाइन करंट एलिमेंट आई डी एल प्राइम वेक्टर। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ, थ्योरी में हमने पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द फील्ड पॉइंट, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। बेटा ये मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ द फील्ड पॉइंट, अगर आप गौर से देखें, मैंने ये स्पॉट से शो करने की कोशिश की है, ये है वो आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर फील्ड पॉइंट। और इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज जी, और आप एरो वेक्टर एरो से आप देख ही रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जी डायरेक्शन है। इसीलिए बेटा मैंने लिखा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू जी मैग्नीट्यूड इनटू जी यूनिट वेक्टर। कोई मसला तो नहीं? समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन करंट एलिमेंट, अगर आप देखें तो मैं यहाँ स्पॉट से शो करता हूँ कि ये मैंने बताया हुआ है कि दिस इज आर प्राइम वेक्टर। ठीक है, हम थ्योरी में लाइन या सरफेस या वॉल्यूम करंट एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसे आर प्राइम से डिनोट करते हैं। तो बेटा बात क्लियर है, मैंने इसे आर प्राइम से डिनोट किया। The magnitude of this r prime vector is equal to the radius of the circle, that is capital R, और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये
लाइन करंट हम कहीं भी ले सकते थे सर्कल के ऊपर, तो बेटा इसकी डायरेक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव आर डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि इसलिए मैंने लिखा है कि आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू, एक मिनट, ये चीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल आर इनटू आर यूनिट वेक्टर। बेटा बात क्लियर है? और सेपरेशन वेक्टर आप फिगर में देख सकते हैं, ये है सेपरेशन वेक्टर, इसको हम r माइनस आर प्राइम वेक्टर से डिनोट करते हैं। आपको पता है सेपरेशन वेक्टर फ्रॉम द लाइन करंट एलिमेंट टू फील्ड पॉइंट p, दैट इज आर सेपरेशन वेक्टर। बात क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, अब अगर मैं ये लिखूं कि r माइनस आर प्राइम वेक्टर that is equal to z into z unit vector minus capital R into R unit vector, तो कोई मुश्किल तो नहीं है। R वेक्टर भी ऊपर हमें दिया हुआ है, R माइनस R प्राइम वेक्टर भी हमें दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि आप किस तरीके से ले सकते हैं कि जाहिर है R माइनस R प्राइम वेक्टर का अपने यानी सी खुद के साथ डॉट ले लिया जाए तो आपको R माइनस R प्राइम मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, जो कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बात क्लियर है बेटा? अब हमने लिखना है डी एल प्राइम, इसलिए क्योंकि हमें आर माइनस आर प्राइम वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, आर माइनस आर प्राइम मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब एक चीज और जिसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज डी एल प्राइम वेक्टर। तो बेटा वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डी एल प्राइम वेक्टर। आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल प्राइम वेक्टर विल बी द आर्क लेंथ, दैट इज कैपिटल आर इंटू डी फाई। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे है डीएल प्राइम, तो इसकी डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ही आप डीएल प्राइम वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं। मैंने उसी डायरेक्शन में ली हुई है। और ये जो डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज, वी ऑलवेज टेक काउंटर क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव फाई डायरेक्शन। ठीक है, आप फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एंगल को एरो से शो किया हुआ, ये कि फाई इज phi increases in the counterclockwise direction, तो definitely जो counterclockwise direction होगी that will be direction of increase of phi. So you can see here that मैंने कहा कि counterclockwise direction will be taken as positive phi direction. बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आ जाए इस एक्सप्रेशन के ऊपर। ये जो एक्सप्रेशन बेटा मैंने लिखी है, dB, the small, the differential magnetic field at point P due to a single line current element ideal prime। आगे मैंने लिखा हुआ भी है। बात समझ आ रही है बेटा? आप बायोसोवल लॉ से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन करंट एलिमेंट आप पॉइंट P पे इस तरह लिख सकते हैं। बात ठीक है ना बेटा? अब मैंने इंटीग्रेट इस एक्सप्रेशन को, जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया है ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ माय सर्कुलर क्लोज्ड करंट लूप। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर करंट लूप, तो आई विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, एंड यू नो दैट C is the entire length of the loop. You know this. ठीक है बेटा? बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली, इसमें हमें चाहिए डीएल प्राइम वेक्टर क्रॉस आर माइनस आर प्राइम वेक्टर। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मुझे। बात समझ आ रही है? हमें बेटा डीएल प्राइम वेक्टर का भी पता, ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं, हमें आर माइनस आर प्राइम वेक्टर का भी पता है, तो क्रॉस लेना तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने क्रॉस लेने की कोशिश की है, अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? मैंने जस्ट डीएल प्राइम वेक्टर जो ऊपर हमने कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्रॉस आर माइनस आर प्राइम वेक्टर जो हमने ऊपर फाइंड किया है उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर बेटा?
हाँ, अगर आप नेक्स्ट टर्म पे आते हैं तो आप बेटा यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हमारे पास दो टर्म आ जाएंगी, एक r टाइम z d फाई, फाई क्रॉस z यूनिट वेक्टर, और माइनस कैपिटल R स्क्वायर d फाई, फाई यूनिट वेक्टर क्रॉस r यूनिट वेक्टर। ये चीज जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है बेटा? हाँ, अब बेटा आपने ऐसा पढ़ा होगा पीछे छोटी क्लास में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की केस में आपको पता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की केस में आपके पास सिर्फ तीन यूनिट वेक्टर, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर। और आपने पिछली क्लासेस में आपने ऐसा बेटा पढ़ा हुआ है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के कोई से दो यूनिट वेक्टर को अगर हम उनका क्रॉस लेते हैं तो हमारे पास थर्ड यूनिट वेक्टर आता है आइदर विद अ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा? और रूल ये है, ये बेटा मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये चीज, ठीक है? काउंटर क्लॉकवाइज अगर ये कॉम्बिनेशन हो कि x क्रॉस y यूनिट वेक्टर, ठीक है, x क्रॉस y यूनिट वेक्टर दैट विल गिव यू पॉजिटिव z यूनिट वेक्टर, मैं नीचे लिखो हुआ भी है, ठीक है? इसी तरह y क्रॉस z यूनिट वेक्टर विल गिव यू पॉजिटिव x यूनिट वेक्टर, एंड z क्रॉस x यूनिट वेक्टर विल गिव यू पॉजिटिव y यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है? ऐसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो। वेयर एज अगर मैं ये क्लॉकवाइज लेता हूं क्रॉस इनका, तो फिर नेगेटिव साइन के साथ आएंगे यूनिट वेक्टर। कोई मुश्किल तो नहीं है बेटा बात, ये नेगेटिव साइन के साथ आने हैं। बात क्लियर बेटा? तो क्योंकि यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बेटा आपके पास r यूनिट वेक्टर, फाई यूनिट वेक्टर और z यूनिट वेक्टर। बात क्लियर है? ठीक है, तो ओके, इसके लिए भी यही रूल है, बिकॉज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना? तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लूं कि फाई यूनिट वेक्टर क्रॉस जी यूनिट वेक्टर, तो इट विल गिव मी प्लस आर यूनिट वेक्टर, ठीक है? हाँ, अगर मैं ऑपोजिट लूं कि जी यूनिट वेक्टर क्रॉस फाई यूनिट वेक्टर, इट विल गिव मी माइनस आर यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा? तो अगर मैं फाई क्रॉस जी यूनिट वेक्टर करता हूं तो मेरे पास प्लस आर यूनिट वेक्टर आएगा। तो इसीलिए आप देखें कि यहाँ पे जो फाई क्रॉस जी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, आपने नोट किया होगा कि यहाँ मेरे पास इस टर्म में एक मिनट, इस टर्म में प्लस आर यूनिट वेक्टर आ रहा है, फाई क्रॉस जी यूनिट वेक्टर दैट विल बी प्लस आर यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है? अगर मैं फाई क्रॉस आर यूनिट वेक्टर करता हूं, आप ये वाली फिगर भी साथ साथ फॉलो करते जाएं, ठीक है? अगर मैं फाई क्रॉस आर यूनिट वेक्टर करता हूं तो इट विल गिव मी माइनस जी यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा? इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अगर आप गौर से देखें, हाँ, ये पॉजिटिव साइन है इस टर्म के साथ, बिकॉज एक माइनस साइन आप देख ही रहे हैं, एक माइनस साइन यहाँ पे पहले से मौजूद है, हाँ, और एक माइनस साइन क्योंकि नेगेटिव जी यूनिट वेक्टर है वो उसको यहाँ पे प्लस कर देगा। बात क्लियर है बेटा? कोई मुश्किल तो नहीं है? मैं नेक्स्ट पेज शेयर करूं? ठीक है बेटा, शेयर फोटोज टू, डन, आ गया बेटा? बेटा वो अगर आप ये dl प्राइम क्रॉस r माइनस आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू ऊपर जो हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड कही थी ड्यू टू द होल सर्कुलर करंट लूप, उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी सारी। कोई मुश्किल तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, अब बेटा क्या है कि इसमें जो फर्स्ट इंटीग्रल देख रहे हैं
आप राइट हैंड साइड पे मैं इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें आप देखें कि एक आर यूनिट वेक्टर है जिसको मैंने कहा है कि ये जो यूनिट वेक्टर है दिस इज नॉट अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। तो बेटा मेरा ख्याल कि आपको हैरान होना चाहिए क्योंकि हम चैप्टर 1 में ये चीज पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो स्पेस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है आर यूनिट वेक्टर इज द यूजुअल यूनिट वेक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बेटा। और हमें ये भी पता है कि ये फाई पे डिपेंड करता है। बेटा ये चैप्टर 1 रिकॉल करें, आर यूनिट वेक्टर को अगर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर लिखूं तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने राइट साइड से आपको क्लियर है कि आर यूनिट वेक्टर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन फाई पे हो रही है, ये देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब है आर यूनिट वेक्टर को तो हम बाहर नहीं ले जा सकते, यही हम चैप्टर 1 में बात करते थे, क्योंकि ये स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं ये यूनिट वेक्टर, तो इनको आप इंटीग्रेशन साइन से ऐसे बाहर नहीं ले जा सकते। बात समझ आ रही है? जबकि दूसरी तरफ z यूनिट वेक्टर है, ये तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, दूसरे इंटीग्रल में राइट साइड पे जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें z यूनिट वेक्टर है, वो तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है बेटा। और आपने नोट किया हो कि मैंने इस जो राइट साइड फर्स्ट इंटीग्रल है ये आप देखें ये 0 मैंने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटा ये मैं स्पॉट लगा रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको अपनी स्क्रीन पे समझ आ रही है ना मेरी बात? अच्छा ठीक है। अब बेटा मैंने ये 0 किया है तो मैंने लिखने में इसलिए लिख दिया, मैंने कहा ताकि बच्चे टीच योर सेल्फ टाइप लेक्चर हो, बच्चों को समझ आएगी कि हाउ दिस इज 0। मैंने आगे आपके लिए कर भी दिया है कि वेट आई शो यू कि क्यों ये मैंने 0 किया है। अच्छा बेटा चैप्टर 1 में हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर आर यूनिट वेक्टर जो स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो वो इंटीग्रल साइन के अंदर हो, फिर हम ऐसे इंटीग्रल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको वहां पे बताया था चैप्टर 1 में कि फिर आपको उस यूनिट वेक्टर जो कि स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर लिखते हैं। बात समझ आ रही है? और इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर आपको पता है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर की कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी हमें इसे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी लिखना होगा यूनिट वेक्टर। बात समझ आ रही है? तो हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि इस तरीके से ये वो रिलेशन है कि ये इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर या इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर आप आर यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। बात क्लियर है बेटा? अच्छा अब बेटा ये जो टर्म है मैं बताता हूं, ये टर्म ठीक है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये कैसे 0 होती है। तो क्या है बेटा कि ये आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ मैंने ये शो की हुई है कि ये वो टर्म है जिसको अब हम डिस्कस करें, सिर्फ राइट हैंड साइड पे पहली टर्म, ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आप देख सकते हैं ये चीज, कोई मुश्किल तो नहीं होता, बात क्लियर है? हाँ, बड़ी धीमी सी आवाज है आपकी। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, ओके। तो बस मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ये इधर आर यूनिट वेक्टर की, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास दो टर्म आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में ये अगर आप ये देखें ये चीज, तो यहाँ प्लस साइन है, दो टर्म्स आ गई। एक टर्म मेरे पास ये आ गई और एक टर्म प्लस साइन के बाद ये आ गई, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई तो कांस्टेंट था, पहली बाहर है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, मैं बाहर ले आता हूँ इंटीग्रेशन साइन के पहली टर्म में से, ये जो टर्म है ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर थी, ठीक है ना? बात क्लियर है बेटा? ये टर्म इंटीग्रेशन साइन के अंदर थी, नीचे
इस डॉट के नीचे देखें, रेड डॉट के नीचे देखें, ये टर्म इंटीग्रेशन साइन के अंदर थी, लेकिन आप ये लॉजिक दे के बाहर निकल सकते हैं इंटीग्रेशन साइन के कि कैपिटल आर इज कांस्टेंट, जी इज नॉट माय वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं कि माय वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाई, तो इसलिए जी इज नॉट माय वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको भी हम बाहर लेके आ सकते हैं। जाहिर है जो डिनोमिनेटर में टर्म है जी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट है, आप बाहर लेके आ सकते हैं। एक्स यूनिट वेक्टर यहाँ पे नोट करें, दिस इज एक्स यूनिट वेक्टर, एक्स यूनिट वेक्टर इज अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, आप इसको भी बाहर लेके आ सकते हैं और इंटीग्रेशन साइन क्या रह जाएगा, cos phi d phi। कोई मुश्किल? ठीक है बेटा, ओके। क्योंकि हमें इंटायर क्लोज लूप, सर्कुलर लूप पे इंटीग्रेट करना है, तो बेटा 5 पे लिमिट होगी, आप देख ही रहे हैं 0 to 2 पाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। सेकेंड टर्म में भी आपको पता है कि ये चीज क्यों मैं बाहर लेके आया हूँ, क्योंकि मेरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन फाई है। और हाँ बेटा यहाँ पे मैंने अब गौर से देखा है कि यहाँ पे वाई यूनिट वेक्टर मिसिंग है, यहाँ पे वाई यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। हाँ वाई यूनिट वेक्टर ये जो चल रहा है ये, हाँ यहाँ पे वाई यूनिट वेक्टर होना चाहिए था, मैं शायद लिखने में वो भूल गया। तो यहाँ वाई यूनिट वेक्टर भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, तो अंदर इंटीग्रेशन साइन में सिर्फ साइन फाई डी फाई, और इंटीग्रेशन क्योंकि इंटायर क्लोज पाथ पे है तो 5 लिमिट 0 2 पाई, मसला तो नहीं है। अब बेटा इंटीग्रेट करना है cos फाई डी फाई, तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन आती है साइन फाई फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। और अपर लिमिट देंगे साइन 2 पाई माइनस लोअर लिमिट देंगे साइन 0, यू नो दैट साइन 2 पाई 0, साइन 0 is 0, so your answer will be 0। तो ये फर्स्ट टर्म 0 इसलिए हो जाएगी, बात क्लियर है बेटा। अब आप साइन फाई को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉस फाई, और वो माइनस साइन मैंने लिमिट्स में ऑब्जर्व कर दिया है, तो मैंने लिखा है कॉस फाई फ्रॉम 2 पाई टू 0, ठीक है बेटा। सो अपर लिमिट दें cos 0 माइनस लोअर लिमिट दें cos 2 पाई, cos 0 is 1, cos 2 pi is 1, so 1 minus 1 आंसर इज 0। तो इस वजह से ये जो टर्म है दिस इज 0। क्लियर बेटा, क्लियर हो गया? तो हमारे पास इसका मतलब है कि एक ही टर्म बची है, वो है ये। यस सर। ठीक है ना, इसको अब हमने सॉल्व करना है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया क्योंकि पहली टर्म तो 0 होगी। बात समझ आ रही है बेटा? इसमें भी, इस टर्म में भी आपको पता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, यहाँ आप यहाँ देखें म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, पहले से बाहर है, और स्क्वायर्ड इज अ कांस्टेंट, जी इज नॉट माय वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर मैं ये सारी टर्म यहाँ पे बाहर ले आया हूँ इंटीग्रेशन साइन से, जी यूनिट वेक्टर इज अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आया हूँ, ये आप देख ही रहे हैं बेटा, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ये जो रेड डॉट है ये बिल्कुल उसके ऊपर लग जाता है, उसकी वजह ये है कि आप की ये हाथों की इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि आप कहाँ पे टच कर रहे हैं, कहीं पे भी टच हो जाता है तो वहाँ पे लग जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नजर भी आता रहे जी यूनिट वेक्टर, ये जी यूनिट वेक्टर मैं बाहर ले आया हूँ, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, तो अंदर सिर्फ आ गया डी फाई फ्रॉम 0 to 2 इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 2 पाई। क्लियर है बेटा? ये 2 पाई नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में 4 को ये 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा और पाई पाई को कैंसिल कर देगा यहाँ पे, ठीक है बेटा? कोई मुश्किल तो नहीं है? नो सर। और आप देखें कि आपकी ये एक्सप्रेशन आ गई, और राइट साइड से क्लियर है बेटा, बी हमें पता है कि बी स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड करता है, बी वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ आर वेक्टर, स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कौन कौन से स्पेस वेरिएबल पर डिपेंड करता है बेटा, वो राइट हैंड साइड से आपको नजर आ रहा है। अगर आप राइट हैंड साइड ये देखें तो इसमें म्यू नॉट इज कांस्टेंट, आई इज स्टेडी कांस्टेंट करंट, हाँ, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, जी यूनिट वेक्टर इज अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। सो अगर मैं कहूं कि बी डिपेंड्स ओनली ऑन जी दिस सिंगल वेरिएबल, तो कोई मुश्किल तो नहीं है? नो सर। और बेटा हमें पहले ही पता था कि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। कैसे?
क्योंकि हम शुरू में लिखा आर वेक्टर को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये देखिए हमने शुरू में लिखा था आर वेक्टर इज इक्वल टू जी इनटू जी यूनिट वेक्टर, तो बी डिपेंड्स ऑन आर वेक्टर, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस z unit vector is constant unit vector, only space variable is z, so that's why हमें पहले ही पता था कि r पे डिपेंडेंस होती है और r वेक्टर ये है, तो हम स्टार्ट करने से पहले ही कह सकते हैं कि b राइट साइड पे जो भी टर्म आएगी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, स्पेस वेरिएबल, z, so b डिपेंड ओनली ऑन z। बात क्लियर है बेटा? ये बेटा आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आई है, ये एक्सप्रेशन, this is actually the magnetic field at point P due to the entire circular closed current loop। बात क्लियर है बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि इस तरीके से आपको समझ सही आ रही? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बात समझ आ जाए। हाँ, आपको याद होगा कि ये लेक्चर मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन वो मैं अपने लिए लिखता हूँ, हिंट मैंने लिखे होते हैं कि चले मैं ये चीजें डिस्कस कर लूंगा, मुझे पता होता है, मेरे माइंड में होता है, तो मैंने इसलिए आप रीराइट किए हैं कि ये टीच योर सेल्फ टाइप लेक्चर बन जाए, आप पढ़ के ही काफी कुछ समझ लें। और अब स्क्रीन भी शेयर करने का मैंने सोचा कि उससे बड़ा काफी अच्छा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही होंगी चीजें। जी सर। ठीक है। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक जनरल मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन आ गई है। अब हम स्पेशल केसेस डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा एम सिर्फ है कि हम स्पेशल केसेस डिस्कस करना चाहते हैं कि और क्या पॉसिबल हो सकता है। सो मैंने नीचे लिख दिया, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल केसेस। पहली केस है कि इन द लिमिट व्हेन z अप्रोचेस टू 0। पहली केस, स्पेशल केस। बेटा आप फिगर अगर पीछे बैक पे जाएं, जो हमने पिछले पेज पे मैंने आपको शो की थी, तो आप उस फिगर को गौर से देखें तो आपको पता है कि z 0 होने का मतलब है कि फील्ड पॉइंट P सेंटर पे आ गया, लूप के सेंटर पे। अच्छा बेटा, ये टाइम अगर खत्म हो गया ना, मीटिंग खत्म होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ सिर्फ 40 मिनट ही का वो लेक्चर का ऑप्शन देता है, ठीक है? तो 40 मिनट अगर खत्म हुए तो ये बंद हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, तो बेटा वेट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लिंक सेंड करूंगा, आप फिर मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि हम ये सारी चीजें, हाँ अभी है, लेकिन बंद होगी तो बेटा परवाह ना कीजिएगा, मैं फिर आपको लिंक करूंगा, वेट कीजिएगा। अच्छा ठीक है। अब बेटा यही मैंने बात बताई है कि z अप्रोचेस 0, इसका मतलब है फील्ड पॉइंट सेंटर पे आ गया, तो बेटा यही मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है कि P lies on the center of the circular loop, it means when z approaches 0। ठीक है जी सर। अच्छा, अब अगर b एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता था z पे, और वो हमने 0 कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिमिट सब्स्टिट्यूट की z अप्रोचेस टू 0, तो बेटा यहाँ आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि अगर z 0 सब्स्टिट्यूट करें तो डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स r क्यूब रह जाएगा, यस सर। और r स्क्वायर डिनोमिनेटर में r क्यूब की 2 पास को कम कर देगा, तो आपके पास क्या बेटा यही रिलेशन नहीं आएगी? एक मिनट, यही रिलेशन नहीं आएगी? This will be the magnetic field at the center of the circular current loop that has radius capital R। बात समझ आ रही है बेटा? ऐसा यस। आपने छोटी क्लासेस में छोटे छोटे प्रॉब्लम होते थे वहां पे, तो आपने इस एक्सप्रेशन को मेमोराइज जरूर किया होगा कि एक सर्कुलर करंट लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन ये है, ताकि अगर करंट दी हो कि इतनी करंट उसमें से फ्लो कर रही है, उस लूप का रेडियस ये है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सके। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? हाँ, क्लियर है? जी सर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अगले पेज पे जाने से पहले ही मैं आपको ना मीटिंग का नया लिंक सेंड कर दूं, यस सर। ठीक है? लेकिन उससे पहले अभी अभी जाइएगा नहीं कहीं पे, उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस नोट कर लूँ, हाँ? क्योंकि अभी मैक्सिमम अटेंडेंस होगी, बाद में हो सकता है कि लोग ज्वाइन ना कर पाए।
जी बेटा, तो बेटा मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी सर, हाँ, आ रही। मैं अब ये मीटिंग एंड करने लगा हूँ, लेकिन कीप इन टच, यानी कि मैं सेंड करता हूँ मैं आपको लिंक। हाँ जी बेटा, सब अपने अपने माइक्रोफोन बंद कर लीजिएगा। सिर्फ अबू बकर आप माइक्रोफोन ऑन रखें। मेरी आवाज कम आ रही? बनता है छत पे ठंडा। जी बेटा, मेरा ख्याल है मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करूं। जी बेटा, ये आ गई। ठीक है बेटा, नजर आ रही है? अच्छा, अब क्या है बेटा कि हम सेकंड स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं कि इन केस व्हेन z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अच्छा बेटा, आपको इतनी बात तो समझ आती है उस फिगर को देख के, z वेरी वेरी ग्रेटर देन r का मतलब है कि जो फील्ड पॉइंट है वो लूप के एक्सिस पे ही रहेगा। जो लूप के परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस आप फिगर में देख रहे हैं, दैट इज z एक्सिस। ठीक है, पॉइंट उस एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। हम सिर्फ z को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो फील्ड पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सर्कुलर लूप। बात समझ आ रही है? तो बेटा वो जो जनरलाइज एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर होल पावर 3/2, इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो देयर दैट विल बी विद पावर -3/2, और z स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूं तो क्योंकि पावर -3/2 भी है तो बाहर आ जाएगा z -3 1 प्लस कैपिटल R स्क्वायर बाय z स्क्वायर होल पावर -3/2। You know that R is small, z is large. So अगर एक स्मॉल नंबर को ग्रेटर नंबर से डिवाइड करें बेटा तो ज़ाहिर आंसर विल बी लेस देन 1, और उसका स्क्वायर ले इट विल बी फर्दर लेस देन 1, इवन लेस देन 1। सो इसका मतलब ये है कि आई कैन एक्सपेंड दिस टर्म, इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन एक्सपेंड दिस टर्म बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। बात समझ आ रही है? हाँ बेटा, काइंडली अपनी माइक्रोफोन ऑफ कर ले सारे, बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं। अच्छा, क्या है बेटा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ हाँ क्या किया है कि बायनोमियली एक्सपेंड किया है इस टर्म को, तो आपको पता है कि ये टर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसमें मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ द टर्म इन्वॉल्विंग r बाय z होल स्क्वायर। आप देख ही रहे हैं, दिस इज r बाय z होल स्क्वायर, r by z होल 4, दिस इज r by z होल 4, और नेक्स्ट टाइम आएगी नेगेटिव साइन के साथ और उसमें इन्वॉल्व होगा r by z होल 6 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? तो मैं सारी की सारी ऐसी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, एंड यू नो द रीजन। ठीक है, कि जाहिर है r by z इज लेस देन 1, r by z स्क्वायर विल बी इवन लेस देन 1, क्यों उसके r by z होल स्क्वायर, r by z होल पावर 4 लेते हैं और छोटा नंबर आएगा। तो अगर उन इतने स्मॉल नंबर को अगर 1 में ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूँ कि ये जो सारी की सारी टर्म है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू z पावर -3। हाँ, यानी कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट विल बी रिप्लेस बाय z क्यूब। ठीक है, और किस लिमिट में? व्हेन z इज वेरी वेरी ग्रेटर। इस लिमिट में अगर फील्ड पॉइंट बहुत दूर है सर्कुलर लूप से तो आप डिनोमिनेटर में इस टर्म को z क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने बेटा कर दिया हुआ है। रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आती है। ठीक है बेटा, ज्यादा क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इस
एक्सप्रेशन की राइट साइड को, हाँ इसकी जो राइट साइड है उसे मैं 2 पाई से डिवाइड भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि ओके मैं इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये कांस्टेंट चाहता हूँ म्यू नॉट बाय 4 पाई। बड़ा मशहूर कांस्टेंट है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, यू नो दिस। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट बाय 4 पाई मैग्नेटोस्टैटिक्स में मशहूर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो जाहिर है मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ वो 2 है मौजूद है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वो पाई मौजूद है। मैंने थोड़ा स्टाइलिश अंदाज से लिख लिया है कि 2 टाइम्स आई और पाई कैपिटल आर स्क्वायर को अलग कर लिया है इनटू जी यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय जी क्यूब। इसी टर्म को मैंने यू लिख लिया है 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। बात समझ आ रही है बेटा? अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मैं ये कहूं कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ दैट ओपन सरफेस व्हिच इज बाउंडेड बाय द सर्कुलर क्लोज्ड करंट लूप, तो बेटा कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। एक सर्कल जिसका रेडियस आर कैपिटल आर है उसका एरिया क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और पॉजिटिव यू जी यूनिट वेक्टर विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। सो अगर मैं कहूं कि दिस इज द टोटल वेक्टर एरिया ऑफ द ओपन सरफेस एंड ऑफ कोर्स दैट ओपन सरफेस इज सर्कुलर, ठीक है, बाउंडेड बाय द क्लोज करंट पाथ सी, तो कोई मुश्किल तो नहीं है बात। अगर मैं ये बात करता हूं तो कोई मुश्किल तो नहीं है। बात समझ आ रही है? तो मैंने जस्ट आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू जी यूनिट वेक्टर को मैंने रिप्लेस कर दिया आई इंटू ए वेक्टर। ठीक है बेटा, और ये देखें यहाँ पे आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू जी यूनिट वेक्टर इज रिप्लेस बाय आई इंटू ए वेक्टर एंड दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। एक्चुअली आपने पिछली छोटी क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 2 में पढ़ा होगा कि करंट इनटू एरिया इज एक्चुअली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आ रही है? तो बेटा आपके पास ये आ जाएगी ये एक्सप्रेशन, ठीक है। और दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। बात समझ आ रही है? और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है ऑन इट्स एक्सिस ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो बेटा इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, या आगे हम मैं और समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों हमने कहा कि ये मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये बात की है कि बेटा असल में फील्ड पॉइंट क्योंकि बहुत दूर है, तो इसका मतलब है कि योर करंट सर्कुलर करंट लूप विल लुक लाइक अ टाइनी करंट लूप। बात समझ आ रही है? बहुत छोटा नजर आएगा दूर से, अगर फील्ड पॉइंट दूर कर दें, तो मैं कह सकता हूं कि टाइनी करंट लूप्स, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि टाइनी करंट लूप्स आर एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल्स। मैग्नेटिक डाइपोल से क्या मुराद है? इट मींस टाइनी मैग्नेट्स। बात समझ आ रही है? हाँ, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आपको जस्ट शो करने की कोशिश की है कि किस तरह स्मॉल करंट लूप या टाइनी करंट लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल या टाइनी मैग्नेट। अब देख रहे हैं इस फिगर को, देखें, ये टाइनी करंट लूप है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, और जो मैं आपको कह रहा था एक्सिस ऑफ द डाइपोल बेटा ये है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर करंट लूप, दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ आ रही है? और हम कहते हैं कि ये टाइनी करंट लूप इज एक्चुअली द मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैंने शो किया हुआ मैग्नेटिक डाइपोल एक वेक्टर एरो, जिस तरह आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक वेक्टर एरो से शो करते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p कहते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर एरो, और इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्योंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल है m होगी। बात समझ आ रही है? और जिस तरह बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट कर दें तो काफी है, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि उसके हेड पे, एरो हेड पे पॉजिटिव चार्ज है और टेल पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज।
इसी तरीके से बेटा मैग्नेटिक डाइपोल को भी आप वेक्टर एरो से डिनोट कर सकते हैं और अंडरस्टूड होता है कि इसके एरो हेड पे नॉर्थ पोल है और टेल पे साउथ पोल है। लेकिन कैसे कैसे हमने कहा, अच्छा बेटा इसी टाइनी करंट लूप की यहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल ड्रॉ की हुई है फिगर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से आपको पता है कि अपवर्ड होगी, ठीक है। तो बेटा एक सर्कुलर करंट लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये मैंने ड्रॉ की हुई हैं, जहां पे मैंने रेड स्पॉट शो किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो बेटा आप देखें कि ये फील्ड लाइन मिलती जुलती नहीं है, जिस तरह आपने बार मैग्नेट की फील्ड लाइन पढ़ी थी कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है बेटा? बेटा मेरी ऑडियो पीछे बंद कर दें, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें, उसकी वजह यह है कि मुझे आवाज आ रही है अपनी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा बच्चों के रोने की पीछे आवाजें आ रही हैं, काइंडली मैंने आपको कहा है कि माइक्रोफोन बंद कर दें, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा तो बेटा इसलिए हम कहते हैं कि अ टाइनी करंट लूप इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक डाइपोल, अ टाइनी मैग्नेट। क्लियर? अच्छा अब हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूं आपके साथ। वो है ये, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अब शेयर होगी, आपने देख ली। अच्छा अब बेटा देखेंगे यहाँ पे मैंने एक आपका ये जो चीज मैंने यहाँ पे शो की है, ये तो आपका प्रीवियस आप पढ़ के आए हुए हैं पीछे, इस तरीके से कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैं बेसिकली कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स कि आपका अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, इस तरीके से रखा हो, पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अच्छा आप अगर एक मिनट मैं शो करता हूं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड की थी बेटा, बात क्लियर है? अच्छा अब क्या है बेटा कि हमारा जो पॉइंट पी है, ये आप पॉइंट पी देख रहे हैं, ये पॉइंट पी, अगर बेटा मैं इसको जी एक्सिस के ऊपर ले जाऊं, यानी कि जी एक्सिस क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस, एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अगर मैं पॉइंट पी जी एक्सिस के ऊपर ले जाऊं, ये मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ, मैं पॉइंट पी जी एक्सिस के ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, और पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने जी शो किया हुआ, बात समझ आ रही है बेटा? तो अगर मैं जी एक्सिस के ऊपर ले जाऊं तो क्या है कि आर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू जी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और आर यूनिट वेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर केस विल बी प्लस जी यूनिट वेक्टर, बात समझ आ रही है ना? थीटा विल बी 0 डिग्री, बात क्लियर है? और थीटा यूनिट वेक्टर विल बी पॉजिटिव वाई, यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है, ये यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, क्योंकि ये बेसिकली सरफेस है एक स्फीयर की, तो आपको पता है कि उसके ऊपर हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट लाइन थीटा की डायरेक्शन होगी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो थीटा की डायरेक्शन होगी दैट विल बी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, बात क्लियर है? मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये बेटा दोनों लाइन में ये और ये वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, क्लियर है? ठीक है, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, क्योंकि r इज रिप्लेस बाय z डिवाइड बाय z क्यूब 2 टाइम्स cos एंगल थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री, r यूनिट वेक्टर इज पॉजिटिव z यूनिट वेक्टर प्लस sin थीटा इज 0 डिग्री, sin 0, और थीटा यूनिट वेक्टर इज पॉजिटिव y यूनिट वेक्टर, तो बेटा ये चीज आ जाएगी, आपको पता है sin 0 इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास सिर्फ ये चीज रह जाएगी, क्लियर है बेटा? और ये बेसिकली है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड
on its own axis. बात समझ आ रही है? इस चीज को, ये जो डॉट से मैं शो कर रहा हूं, इस चीज को बेटा मैंने दोबारा यहां पे लिखा है कंपैरिजन करने के लिए। पीछे जो हम करके आए हैं, जो मैंने कहा याद रखिएगा, वो ये एक्सप्रेशन थी और ये केस थी कि मैग्नेटिक डाइपोल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, पॉइंट पी जो कि जी डिस्टेंस से है ओरिजिन से, उस पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं और पी पॉइंट जिसका डिस्टेंस जी है फ्रॉम द सेंटर या ओरिजिन, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। बेटा इन दोनों को जरा कंपेयर करें, दीज आर क्वाइट सिमिलर। ठीक है, electric field of an electric dipole is replaced by magnetic field of a magnetic dipole. 1 by 4 pi epsilon naught is replaced by mu naught by 4 pi. बात समझ आ रही है? Electric dipole में 2 times electric dipole movement is replaced by 2 times magnetic dipole movement. Distance z ही था दोनों केसेस में, z क्यूब ये सेम है। अब समझ आती है कि हम सही गेस कर रहे थे कि टाइनी करंट लूप इज एक्चुअली अ मैग्नेटिक डाइपोल। बात क्लियर है बेटा? और ये मैंने शो किया हुआ है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज रिप्लेस्ड बाय, यानी कि डिनोटेड बाय अ वेक्टर एरो विद m वेक्टर रिटन ओवर देयर इज इनफ। ठीक है, कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड कि एट द एरो एट देयर इज नॉर्थ पोल एंड टेल देयर विल बी साउथ पोल। जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रिप्लेस्ड बाय is denoted by a vector arrow, and p vector, where p vector represent the dipole moment. हमें पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और आपको अंडरस्टूड है कि एरो हेड पे देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड टेल देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? अब बेटा आखिर में मैंने सम मोर कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, क्योंकि आप इस लेवल पे जरा ये हाई लेवल पे एडवांस लेवल पे कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद आपको ये ना परेशानी हो कि ये नई चीज हमारे सामने आई है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कभी आपके टीचर ने बताया ना हो, लेकिन आपने पिछली क्लासेस में इस तरह पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, इलेक्ट्रिक टॉर्क इज इक्वल टू दिस। यानी अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाए तो उस पे जो मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट करेगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी डाइपोल मूवमेंट ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये है, और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई में रखा जाए, तो उस पे जो टॉर्क एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक टॉर्क जिसे हम कहते हैं, वो ये होगा। तो you can see that these are quite similar expression. Electric torque is replaced by magnetic torque, electric dipole moment is replaced by magnetic dipole moment, electric field is replaced by magnetic field. ठीक है, इसी तरह ये एनर्जी की एक्सप्रेशन है कि अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए तो उसकी एनर्जी ये होगी उस सिस्टम की, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी एनर्जी ये होगी। तो आप देख सकते हैं, दीज आर क्वाइट सिमिलर एक्सप्रेशंस। बात क्लियर है बेटा? बेटा यहाँ ये लेक्चर खत्म हो जाता है, लेकिन एक चीज मैं मजीद बताना चाहता हूँ। मैं वो स्लाइड शेयर करता हूँ। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने बात की थी कि टाइनी करंट लूप्स आर एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल्स। ठीक है, अच्छा क्या है बेटा कि हमने कहा हुआ है कि टाइनी डाइपोल्स आर, टाइनी करंट लूप्स आर एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल। तो बेटा यूं सोचें कि मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। समझ आ रही है? और in each atom there is a positively charged nucleus and electrons are revolving around that nucleus. एक एटम की बात करो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है उस न्यूक्लियस के गेट, चार्ज मूव कर रहा है, तो देयर विल बी करंट एंड दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक करंट। बात समझ आ रही है? और एटम की डायमेंशन बहुत स्मॉल होती है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि एटम इज एक्चुअली वन एटम इज एक्चुअली अ टाइनी करंट लूप। ठीक है ना? और क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल लॉट ऑफ एटम से मिलके बना है, तो अगर मैं ये कहूं कि देयर आर लॉट ऑफ टाइनी करंट लूप्स इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल,
तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है। एंड वी नो दैट tiny current loop is a magnetic dipole, so मैं कहता हूं कि a lot of magnetic dipole inside a magnetic material, तो कोई समझ आती है बात की? बात क्लियर है बेटा? तो बेटा हाँ, आज के लिए यही लेक्चर था। आई होप सो कि आपने काफी कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। मुझे फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है? तो मेरी अब 1:30 बजे 1:30 पे मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो बेटा 3 मिनट रह गए हैं, तो ओके। हाँ, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। नहीं, कल तो हाँ, कल है ना आपका लेक्चर? बिल्कुल, कल मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी। ओके बेटा, उस वक्त तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।